नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियाज वर्ल्ड। मैं हूं नगमा। इस हफ्ते जैसा हमने कहा था, अफगानिस्तान और वहां पर भारत की चिंताएं और भारत के विकल्प पर हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान में बड़ी तेजी से तालिबान ने अपना कब्जा जमाया, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी फिक्र वहां पे प्रशासन की है और एक स्थायी सरकार की है, क्योंकि जिस तरह की अफरा तफरी वहां पर अभी भी मची हुई है, उससे आस पड़ोस में पड़ोसियों को, बाकी देशों को भी चिंता हो रही है, क्योंकि एक बहुत ही अस्थिर अफगानिस्तान सबके लिए सरदर्द बन सकता है और बन रहा है। अफगानिस्तान में ये जो नई सरकार बनी है वो बिल्कुल पुरानी तालिबान सरकार की तरह है, जिसने बच्चियों की पढ़ाई पर, सेकेंडरी एजुकेशन पे रोक लगा दिया है, आईपीएल जैसे खेलों पर एक रोक लगा दिया है, और जो यहाँ पर एक तरह से मॉडरेट आवाज माने जा रहे थे पश्चिम द्वारा, मुल्ला बरादर, उनको किनारे कर दिया गया है। बल्कि बहरे की खबरें आती हैं कि उनको अगवा कर लिया गया है और आपस में अलग अलग जो धड़े हैं वहां मारकाट मची हुई है। तो कुल मिला के काफी अस्थिरता है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत पुराने और बहुत गहरे भी हैं। याद कीजिए, काबुली वाले से लेकर हिंदी फिल्मों, बॉलीवुड से लेकर वहां पर मूलभूत ढांचा खड़ा करना, अफगानिस्तान में भारत की छाप जो है वो गहरी है। इसलिए इस नई सरकार और नई व्यवस्था के बाद भारत के सामने ये बड़ी फिक्र है कि क्या उसकी चिंताएं तो वहां पर है और उसमें क्या क्या विकल्प है। हमारे साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी मौजूद हैं। संजय, हाल में ही जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन हुआ, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि रेडिकलाइजेशन या कट्टरपंथ सबसे बड़ी फिक्र है। अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही और कहा कि सभी देशों को सोच समझकर ये कदम उठाना चाहिए कि सरकार को कैसी मान्यता दी जाए, कितनी मान्यता दी जाए या कितनी जल्दी मान्यता दी जाए। बहुत बड़ी फिक्र है भारत के पड़ोसी होने के नाते। जैसी आवाजें पाकिस्तान से उठी या जिस तरह की सरकार वहां पर बनी है, जिस पर आईएसआई की छाप, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जो है वो छाप नजर आ रही है, सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए चिंता है। भारत पर इसका सामाजिक, आर्थिक दोनों तरह से असर पड़ सकता है, पड़ेगा। ऐसे में भारत को किस तरह के कदम उठाने चाहिए इसे काउंटर करने के लिए? नगमा जी, जैसा आपने कहा, जिस गति से और जिस तेजी से अफगानिस्तान में हालात बदल रहे हैं, कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल होता जाता है। और सबसे पहले जिस तेजी से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, वो खुद सबको अचंभे में डालने वाला था। और मेरे ख्याल से एक तरीके से अगर कहा जाए कि बिल्ली के भाग से चीका फूटा, तो पर अंततः बिल्ली के सर पर ही भारी पड़ गया। तो कहीं आभास होता है कि तालिबान खुद तैयार नहीं था, स्वयं तैयार नहीं है कि कैसे वो अपने जो एक अमेरिका के खिलाफ विद्रोह उसने किया था और अमेरिका को एक ऑक्यूपाइंग फोर्सेस मान करके उनके खिलाफ सबको एकजुट करके उसने किसी तरह से एकीकरण का मंत्र फूका था, वो कहीं ना कहीं अब टूटता नजर आ रहा है। तो एक सबसे बड़ी चुनौती तालिबान के लिए स्वयं है कि कैसे वो इस स्थिति में वास्तव में एक विद्रोह से सरकार की तरफ, सरकार बनाने की तरफ कैसे ट्रांजिशन करे। उसमें हम देखते हैं कई सारी परेशानियां आ रही हैं, और जितनी परेशानी उनकी बढ़ती जाती है उतनी परेशानी सभी पड़ोसी देशों की भी लगातार बढ़ती जाती है। तो आपने एससीओ की बात की। वास्तव में अगर इसको एक नजरिए से देखें तो अमेरिका के अफगानिस्तान से हट जाने के बाद अगर कोई संगठन है जो वास्तव में, जिसका स्टेक है, जो अफगानिस्तान के लिए कुछ कर सकता है, वो एक तरीके से कहें तो एससीओ हो सकता है। लेकिन क्या एससीओ इतना सक्षम है? जो इसमें जो पार्टीज मौजूद हैं, जो देश मौजूद हैं, क्या उनके सारे उद्देश्य सबके एक ही हैं? वही समस्या आती है कि सबका उद्देश्य एक नहीं है, सबके उद्देश्य भिन्न हैं। और अफगानिस्तान फिर ऐसा ना हो कि आपस की खींचतान में पुनः अस्थिरता की तरफ
बराबर गिरता जाए। तो सबसे बड़ा खतरा यही हो गया। इसलिए जो प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने एससीओ में जो सबसे प्रमुख बात कही वही कही रेडिकलाइजेशन के बारे में, कि समस्या अतिवाद की है और अतिवाद एक ऐसी चीज है जिसमें फर्क नहीं पड़ता कि अतिवाद का मोहरा कौन है और अतिवाद का जो विक्टिम है वो कौन है, कौन कौन इससे प्रभावित होता है। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो वास्तव में अतिवाद शुरू कहां से हुआ? अतिवाद शुरू हुआ जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। तब इसी रेडिकलाइजेशन को, इसी अतिवाद का इस्तेमाल करके अमेरिका और पाकिस्तान ने उसको श्रेय दे करके सोवियत यूनियन के खिलाफ उस अतिवाद का इस्तेमाल कर एक तरफ से मुजाहिदीन खड़ा किया। फिर वही मुजाहिदीन धीरे धीरे जब और समस्याएं पैदा हुई, तालिबान में परिवर्तित हो गया और उसका खामियाजा अंततः सबको भुगतना पड़ा। अमेरिका को भुगतना पड़ा, रूस को तो भुगतना पड़ा ही, और पाकिस्तान भी कहता है कि हमें भुगतना पड़ता है। तो जो ये मैसेज दिया है कि अतिवाद चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे आप किसी को भी उसका मोहरा बनाइए, राजनीतिक रूप से अतिवाद का इस्तेमाल किसी को नहीं करना चाहिए। अगर इस बात पर सब लोग सहमत हो जाएं तो समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन क्या इस बात पर सहमत होते हैं? वही समस्या है कि सब अपने अपने अगर ध्येय, अगर हम कहें कि फलाने देश के खिलाफ अतिवाद सही है, उसका इस्तेमाल करके हम वहां पर समस्या क्रिएट करके अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं, तो वो वाला अतिवाद सही है। तो वहीं भिन्नता आ जाती है कि हम किसको टेररिस्ट बोलते हैं, दूसरा किसको टेररिस्ट बोलता है, कौन अच्छा तालिबान होता है, कौन बुरा तालिबान होता है। पूरा झगड़ा इसी बात का है। तो अतिवाद का इस्तेमाल जो करेगा, और वहीं भिन्नता आती है कि हम दूसरे के खिलाफ अतिवाद अगर इस्तेमाल होता है तो उससे खुश होते हैं। चीन खुश होता है, पाकिस्तान खुश होता है अगर उस अतिवाद का फर्क जो उसके रिजल्ट्स हैं वो कहीं भारत में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन वही अतिवाद जब उन पर आकर के लगता है तब खलबलाहट होती है, तब कहते हैं टेररिज्म हो गया। तो टेररिज्म की परिभाषा वास्तव में अतिवाद से जुड़ी हुई है, और चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, अतिवाद है। और इस अतिवाद का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पर यह एक ऐसी सीख है जो बहुत आसानी से इसको अमल में लाना, जो ये पार्टीज हैं, चाहे वो चीन है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे रूस है, चाहे ईरान है, इन सब के लिए अत्यंत मुश्किल होता है। तो यही समस्या है। इसलिए एससीओ कितना सक्षम होगा, कितना कारगर होगा इसका समाधान करने में, वो एक बड़ा प्रश्न है। जी, और ये प्रश्न लगातार तमाम दर्शकों, आम लोगों, सबके ज़हन में जब से ये सरकार वहाँ पे आई अफ़गानिस्तान में, तालिबान की सरकार, ये रहा कि भारत को क्या करना चाहिए। हम जानते हैं कि एक बार दोहा में बातचीत हुई भारतीय राजदूत की, जो पहली बार आधिकारिक तौर पे बताया गया कि तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई। पर इस सरकार से, तालिबान की इस सरकार से, जो कि काफ़ी अतिवादी है, जो वही पुरानी रूढ़िवादी तालिबान के स्वरूप वापस हम देख रहे हैं, भारत को क्या विकल्प हैं एंगेज करने की बात मैं समझना चाह रही हूँ कि भारत उनसे किस हद तक एंगेज करे, ना करे। अंग्रेजी में जो कहते हैं कि भारत बाहर से बैठ के एक फेंस सिटर के तौर पे भी नहीं देख सकता। हमने देखा है कि चीन कितनी तत्परता से इन्हें रिकॉग्नाइज भी कर रहा है और स्वीकृति भी दे रहा है। भारत को ऐसे में क्या रुख अपनाना चाहिए या अपनाएगा? जिस स्थिति में भारत आज है और जिस ढंग से घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला है, उस स्थिति में वास्तव में भारत के पास ऑप्शंस आज बहुत सीमित हैं कि वो इसमें क्या कर सकता है। सबसे पहली चीज, आज हम यही नहीं जानते कि जो तालिबान की सरकार वहां बन रही है उसमें स्थिरता कितनी है। तो अगर बात करी भी जाए तो किससे बात की जाए, कौन वहां रहता है, उसका क्या रुख भारत के प्रति होता है, जब वही कहना मुश्किल है। तो ऐसे में एंगेजमेंट आज की तारीख में ऑप्शन नहीं है। लेकिन डिसएंगेज रहकर के भी काम नहीं चलता है। जो पार्टीज लगातार तालिबान से बात करती आ रही है, भारत उनमें से नहीं है, भारत ने बात नहीं की। अब क्यों नहीं की, कैसे नहीं की, उसकी एक अलग हिस्ट्री है। लेकिन भारत की बातचीत तालिबान से और तालिबान के किसी गुट से वास्तव में ये पीस प्रोसेस के दौरान नहीं हुई। भारत को एक तरीके से उसी के यार दोस्तों ने इस पूरी
जो चर्चा हुई है अफगानिस्तान के बारे में उससे बाहर रखा। उसमें रूस और चीन ने भी बाहर रखा, उसको अमेरिका ने भी बाहर रखा और बार बार कहते रहे कि पाकिस्तान को तो सब लोग शामिल करेंगे, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में रोल है, भारत का रोल न जाने क्यों सब लोगों ने नजरअंदाज किया और भारत को एक तरीके से इस पूरी पीस प्रोसेस से अलग थलग रखा गया। तो एक भारत के लिए वास्तव में भारत को जो ये पूरी पीस प्रोसेस हुई है उसमें जो इसके फॉर्मर पार्टनर्स हैं, चाहे वो यूएस रहे हों चाहे रूस रहे हों, उन्होंने एक तरीके से दरकिनार करके अभी अच्छा नहीं किया था। लेकिन अब सबको महसूस हो रहा है, शायद वहां भी शायद है, कि किस हद तक भारत का इसमें सहयोग लिया जाए। एक तरफ जो ये दूसरे जिनके भारत के संबंध है, एक तो पहले उसको संबंध बनाने चाहिए। भारत को जरूरी है कि ईरान से लगातार अपने संबंध बनाए रखे, रूस से लगातार अपने संबंध बनाए रखे और ये बातचीत कम से कम जो कुछ अफगानिस्तान में भी हो रहा है उसकी नब्ज पर हाथ रखना बहुत जरूरी है। अभी हमारे पास लोकल इंटेलिजेंस नहीं है वास्तव में, ना अमेरिका के पास आज लोकल इंटेलिजेंस की अफगानिस्तान में वास्तव में क्या हो रहा है। तो कई तरीके की अफवाहें उठती रहती हैं, आप रोज सुनते रहते हैं कि अरे आज बरादर मारा गया, कभी कहते हैं अखुंज़ादा मारा गया, पर इसमें कितना सत्य है किसी को नहीं मालूम। तो एक तो सबसे पहले सभी देश बड़े कमजोर इस वक्त अपने को महसूस कर रहे हैं, तो सबके लिए आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग जरूरी हो जाता है और मौके पर कैसे इंटेलिजेंस आपस में गैदर करके कैसे शेयर की जाए। और तब कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि एक चीज पहले ये समझ लीजिए कि सबके हित एक नहीं है, सबके हित अलग अलग हैं। और अब अफगानिस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि हर देश को अपना हित स्वयं देखना है, किसी दूसरे के भरोसे बैठ करके अफगानिस्तान में अपनी रोटियां नहीं सेकी जा सकती। ये भारत को भी समझ लेना चाहिए, दूसरे देशों को भी समझ लेना चाहिए। तो अंततः अफगानिस्तान में जो भी सरकार कायम होती है उसके साथ एंगेज तो करना पड़ेगा, लेकिन वो कौन सी सरकार है, उसका क्या स्वरूप होगा, पहले वही जब तक सबके सामने स्पष्ट नहीं होता तो एंगेजमेंट का प्रश्न वास्तव में नहीं आता है। रिकग्निशन तो अभी बहुत दूर की बात है। जी, जैसा आपने कहा कि अफ़गानिस्तान ने ये साफ कर दिया है कि सबको अपना-अपना हित देखना होगा। भारत के लिए एक दुविधा ये है कि वो अपना हित देखे, लेकिन यहाँ पर चीन का एक खतरा वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है, अब और बड़ा है। पाकिस्तान चीन का एक तरह से गठजोड़ ये साफ है कि चीन जो है वो पाकिस्तान की कैसी छाप अफ़गानिस्तान में है, वो जब सरकार बनी नई तो भी दिखाई दिया और पूरी कुल मिला के जो अस्थिरता है, तो ये जो चीन और पाकिस्तान का एक्सेस है उससे और भी ज़्यादा खतरा भारत के लिए बढ़ता है, या एक चुनौती जो है पैरेलल वो खड़ी होती है। इस चुनौती को से निपटना ये भी भारत के लिए एक कह सकते हैं एक अतिरिक्त चुनौती यहाँ पर खड़ी हुई रहेगी। देखिए, कई देश हैं जो कि दोहा पीस टॉक में पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन कई ऐसे देश हैं जिनके इस क्षेत्र में हित होते हुए भी उनका बहुत ज्यादा योगदान दोहा पीस टॉक्स में नहीं हुआ। तो जो सबसे पहला लेसन हम लोगों के लिए है और सबके लिए है कि किसी न किसी तरीके से अगर अफगानिस्तान जैसी समस्याओं का या अफगानिस्तान जैसी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल आना है तो वापस मल्टीलैटरलिज्म को जिस स्थान पर वो कई वर्ष पहले था वहां बिठाना पड़ेगा। तो ये जो अफगानिस्तान में पूरी कार्रवाई हुई है, चाहे अफगानिस्तान पे हमला हो, चाहे अफगानिस्तान पे पीस टॉक्स हुई हो, जो भी प्रक्रिया हुई है उसमें मल्टीलैटरलिज्म कमजोर हुआ है। तो कैसे इस तरह की जब समस्याएं आती है, चाहे वो कोविड की समस्या है, चाहे वो अफगानिस्तान की समस्या है, वापस मल्टीलैटरलिज्म को अपने स्थान पर अपनी जगह जो उसका स्थान है वो वापस देना बहुत जरूरी होता है। और भारत को प्रयास अब ये करना चाहिए कि जो भी अन्य देश हैं, उनमें सऊदी अरेबिया भी शामिल हो सकता है, ईरान भी शामिल हो सकता है, कई और देश हैं जिनके साथ मिलकर के वापस एक मल्टीलैटरल सॉल्यूशन अफगानिस्तान के लिए निकाला जाए जिसमें सबका सहयोग हो, जिसको एक मल्टीलैटरल सॉल्यूशन के तहत जिसमें फिर मतभेद नहीं हो, जिसमें कंसेंसस हो। कंसेंसस आना, जैसे मैंने कहा, आसान नहीं है, कंसेंसस आना मुश्किल है, लेकिन उसके अलावा और कोई चारा अभी दिखता नहीं है। एक तरीके से क्या ये एक ऐसी चुनौती है, और ऐसी चुनौतियां आज कई सारी हैं दुनिया के सामने। कोविड एक चुनौती है,
जिसमें बहुत कमजोर हुआ है मल्टीलैटरलिज्म। अफगानिस्तान एक समस्या है, इराक समस्या थी, जहां अमेरिका ने जो 2001 के बाद 9/11 के बाद जो काम किए, उन सबसे मल्टीलैटरलिज्म कमजोर हुआ है। तो जिन जिन देशों ने मल्टीलैटरलिज्म कमजोर किया है, उनके साथ सहयोग की कंडीशंस होनी चाहिए कि वापस मल्टीलैटरल ऑर्डर को स्थापित किया जाए। अब खास करके अफगानिस्तान जैसी चीजों को लेकर के, कोविड की जैसी चीजों को लेकर के, बिना उसके इनका समाधान नहीं निकल पाएगा। तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक राय हो और हित एक हो, तब जाकर ये देश जो है वो सामने आ सकते हैं। आपने बात की सऊदी अरब की, और यूएई जैसे देश भी जो इस खित्ते के जो देश हैं, उनकी भी अब ये चिंता है कि क्या ये जो नई सरकार का स्वरूप सामने आया है, तालिबान का, से जो खतरा बढ़ा है आतंकवाद का, क्योंकि कई आतंकी संगठन मजबूत हो रहे हैं इससे, और चाहे वो आईसिस की बात हो, वो मजबूत हो रहा है, वहां पे भी हमले हो रहे हैं, इससे कैसे निपटा जाए। और हमने ये कंसर्न्स जो हैं वो देखी जबकि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल यहाँ पर थे, तो भी उन्होंने कहा। अब एक और बात, क्वाड की भी बैठक होने वाली है कुछ ही दिनों में, और हम उसकी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन बहुत संक्षेप में कि यहाँ पे जो मेंबर, जो सदस्य देश हैं, उनमें आपको क्या लगता है किस तरह का तालमेल हो सकता है? क्योंकि अमेरिका के लिए लगता है कि पाकिस्तान अभी उतनी ही ज्यादा जरूरत और मजबूरी है, और वैसे में अमेरिका और भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है? जो क्वाड के मेंबर सदस्य हैं, एक दूसरे के साथ जो उनके रिश्ते हैं अफगानिस्तान को लेकर, क्या आपको लगता है कि आगे इसमें बदलाव कुछ देखा जाएगा? देखिए, पाकिस्तान ने लगातार अमेरिका को धोखा दिया है, वो अमेरिका भी मानता है, और कई साल से चल रहा है, 8-10 साल से, चाहे उसामा बिन लादेन का केस हो, चाहे कोई भी केस हो, बार बार देखा गया है कि पाकिस्तान ने किसी न किसी प्रकार से अफगानिस्तान में, ताकि उसकी पूती वहां कायम रह सके, उसका वहां वर्चस्व रहे, उसने अमेरिका का इस्तेमाल किया है, और बखूबी इस्तेमाल किया है। लेकिन एक ऐसी स्थिति हो गई कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ ना तब छोड़ पाया, ना पीस प्रोसेस में छोड़ पाया। अब मुझे नहीं लगता, चाहे हम कितना भी सोच लें, कि वास्तव में पाकिस्तान के मामले में अमेरिका से बहुत ज्यादा मदद भारत को मिलेगी, क्योंकि हित ऐसे हैं, और यही स्थिति अन्य देशों की भी है। पाकिस्तान ने अभी जो आज की स्थिति है, वहां एक तरीके से दरबान बना हुआ है वो अफगानिस्तान का। तो हर जिसको बात करनी है वो पाकिस्तान के माध्यम से जाता है। जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, पाकिस्तान अपना वर्चस्व वहां कायम रखने में सफल हो पाएगा। तो यही एक जो कड़ी है, उसको सभी देशों के हित में कि कमजोर करें, लेकिन कैसे कमजोर करें, इसका अभी तक रास्ता किसी के पास नहीं है। जहां तक क्वाड का प्रश्न है, अगर भारत का पूरा ध्यान अपने पश्चिमी छोर पर रहता है, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर रहता है, उसको बार बार सोचना पड़ता है कि चीन या पाकिस्तान उसके लिए और उस अफगानिस्तान को लेकर के भारत के लिए क्या समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। तो भारत का जो मैरीटाइम स्पेस है, जो ये समुद्री इंडो पैसिफिक की बात होती है, वहां से ध्यान हटेगा नहीं, लेकिन जो उसकी कैपेसिटी है वहां ध्यान देने की, वो अंततः कम होगी। तो इससे क्वाड कमजोर होगा। तो इसके बारे में ये एक अलग विषय है, हम एक विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भारत के जितने पार्टनर्स क्वाड के, उनको समझ लेना चाहिए। तो इसलिए अगर भारत के हितों की रक्षा उसके पश्चिमी छोर पर नहीं की जाती है, तो वो खुद ही एक जो भारत की पार्टनरशिप है, उसका पूरा लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। तो उनके भी हित में है एक तरीके से कि भारत को कैसे इस क्षेत्र में सशक्त किया जाए, सबल किया जाए, सशक्त के अलावा सबल किया जाए, कॉम्पिटेंट किया जाए। भारत का एक कंस्ट्रक्टिव रोल हो सकता है अफगानिस्तान में, और कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है। अगर अफगानिस्तान में स्थिरता लानी है, तो फिर से वापस कैसे भारत का जो कंस्ट्रक्टिव काम करता है, $3 बिलियन भारत ने खर्च किया अफगानिस्तान में, बहुत बड़ी राशि खर्च की है भारत के लिए। तो जितना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान में, वो वापस, और जिसकी अफगानिस्तान में आज अगर जनता से बात करें, एक पूछ है, लोग इज्जत करते हैं, समझ भारत को अपना दोस्त मानते हैं। तो कैसे इस भारत की जो एक गुडविल है, उसका उपयोग किया जाए, ये सबके हित में। तो इसके बारे में चर्चा मेरे ख्याल से अगले समय करेंगे, जब हम क्वाड की चर्चा करेंगे, और जो समीकरण बदल रहे हैं, ऑकस बना है, कई और चीजें हैं, आज
संभवतः समय नहीं है। अगले सप्ताह इसकी चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही वक्त है हमारे पास। भारत के हित, भारत के विकल्प, भारत की चुनौतियां अफगानिस्तान में और कैसे दूसरे देशों का भी हित इसमें है कि भारत को सशक्त और सबल किया जाए, क्योंकि भारत ने हमेशा एक बहुत ही सकारात्मक रोल अदा किया है अफगानिस्तान में। अगर लोगों से पूछें तो वाकई भारत उनके दिलों में बसता है, लेकिन इस बीच अफगानिस्तान के लोग गरीबी की रेखा जो है उसके काफ़ी नीचे चले गए हैं और बहुत ही बदहाली में है इस वक्त। तो एक वहाँ पे बहुत बड़ी त्रासदी जो है वो खड़ी हुई है और ये पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। तो अगले एपिसोड में क्वाड की बैठक होगी और इंडो पैसिफिक इन तमाम चीज़ों की चर्चा हम इंडियाज़ वर्ल्ड के अगले एपिसोड में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।